नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवर। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू कर रहा हूँ कि क्या बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान ने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया है जिससे कि न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि एनडीए में भी छुपे हुए विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। चिराग पासवान खुद को 40-50 सीटें पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और बिहार में ही आकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। उनके कहने का अगर गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो ये माना जा सकता है कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान कहीं मुख्यमंत्री फेस बनने का सपना तो नहीं देख रहे। हालांकि सभी राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि वो अपने नेता या खुद को सीएम फेस घोषित करें, लेकिन गठबंधन का तो महत्व तब होता है कि जब गठबंधन के तहत जो भी उसे हिस्से में सीटें मिलें उन पर लड़े और गठबंधन को जिताने का पूरा प्रयास करे। लेकिन जिस तरह से इन्हीं हनुमान ने 2020 में नीतीश कुमार को सत्ता से बहुत दूर कर दिया था, यानी कि अगर संख्या बल की दृष्टि से देखें तो केवल 43 सीटें नीतीश कुमार की आई थी, जो कि इतिहास में इतनी कम सीटें उनकी कभी। और फिर से उन्हीं हनुमान का यह कहना कि अब वो बिहार आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि बिहार में एनडीए में ठीक ठाक नहीं चल रहा। केवल नीतीश कुमार ने ही चिराग के बयान को लेकर शिकायत नहीं की है, बल्कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य छोटे मोटे दल, सभी ने चिराग पासवान के बयान को गैर वाजिब बताया है। और इन सब की पंचायत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन का अपना बिहार दौरा 29 मई को शुरू करने वाले हैं। 29 और 30 को वो बिहार में रहेंगे। हालांकि उनका कई परियोजनाओं को उद्घाटन शिलान्यास करने का कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रमों के बाद 2 दिवसीय कार्यक्रम में वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों सांसदों के बीच में बैठेंगे, बल्कि एनडीए के सहयोगियों से मिलकर भी वो एनडीए की एकता का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर इसे एक प्रधानमंत्री की पंचायत मानी जा सकती है कि जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के मध्य जो पाला खिंच गया है और एनडीए के अन्य सहयोगी दल भी
इस मुद्दे को लेकर निरंतर अपनी दूरी बनाए हुए हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अगर प्रधानमंत्री ने समय रहते इस बारे में कुछ न किया तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि बिहार में भी चुनाव परिणाम कहीं बिगड़ न जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का संभवतः ये अंतिम कार्यकाल होगा और इसके बाद या चुनाव जीतने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्या उस रूप में स्वीकार करेगी जैसा कि उन्होंने 2020 में किया था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर ना में है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अपने दल के लोगों से भी बात करेंगे जो लगातार ये बयान ऐसे देते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखना यह है कि प्रधानमंत्री क्या ये सहयोगी दलों के बीच में पड़ के उनमें एकता करा पाएंगे क्या। दूसरा एक महत्वपूर्ण खबर है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ बिहार चुनाव में लेना चाहती है, उसको लेकर ही कल एक ऐसी खबर आई जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देगी। एयरफोर्स की विंग कमांडर निकिता पांडे, जिन्होंने कि बालाकोट और हाल में ही हुए ऑपरेशन सिंदूर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको अब 14 साल सेवा होने पर सेवानिवृत्त किया जा रहा है। हालांकि सेना में ये नियम है कि उनको स्थायी कमीशन मिल जाए तो उनकी सेवा भी बरकरार रह सकती है। और न सिर्फ ऐसे लड़ाकू फाइटर को सेवा विस्तार दिया ही जाना चाहिए जो कि अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है, लेकिन सेना अपने ही अधिकारी को स्थायी कमीशन नहीं दे पाई। लिहाजा जो बॉन्ड होता है 14 साल का, उतनी सेवा के बाद उनको सेवानिवृत्त करने की स्थिति आन पड़ी। यहाँ फिर से ये सवाल उठा कि जो सरकार ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट के नाम पर सत्ता में आई और उसका पूरा राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, तो आखिर वो अपने उन वीर सैनिकों को उनको स्थायी नौकरी नहीं दे सकती। इसका खुलासा तब हुआ जब खुद की सेवा विस्तार के लिए निकिता पांडे माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचे। उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ जो जस्टिस सूर्यकांत जिसकी अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने इस बात को गंभीरता पर लिया और सरकार से सवाल किए और इस सवाल नोटिस जारी होते ही न सिर्फ सरकार सन्न रहेगी बल्कि तुरंत ही एक नई कमेटी का गठन करके और ये बात कही गई कि निकिता की सर्विस बरकरार रखी जाए। निश्चित तौर पर जो सरकार राजनीतिक लाभ लेना चाहती है सेना के शौर्य, वो अपने सैनिकों का कितना सम्मान करती है उसके उनके सर्विस रूल के अनुसार कितना उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। यहाँ तक कि सेना अधिकारी को अपनी
सर्विस के नियमितीकरण करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। ये दर्शाने को काफ़ी है कि सरकार केवल राजनीतिक फायदे के लिए ज़रूर है, लेकिन वो उन्हें किस तरह से स्थायी कमीशन उन्हें मिले इस बारे में कोई भी वो प्रयास नहीं करती। हालांकि माननीय कोर्ट ने बहुत कठोर शब्दों में सरकार से जवाब मांगा है और अगस्त मास की तारीख फाइनल की है और ये कह दिया तब तक इनकी सेवा नियमित रखी जाए। ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े चाबुक से निश्चित तौर पर निकिता पांडे की सेवा को स्थायी कमीशन मिल सकता है और उनकी सेवा नियमित हो सकती है। लेकिन इस छोटी सी घटना ने ये पोल खोल दी है सरकार सिर्फ अपनी सत्ता को किस प्रकार दोबारा आ जाए, प्रदेशों में सरकार बना ले, लेकिन वो सैनिक जो वीरता से देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं उनका सेवा काल कैसा हो, उनकी सेवा नियमावली का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष आने का प्रयास करें।